हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टॉपिक से आगे जो है हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स देखे हुए थे और उससे पहले के वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जो है बताया था। ठीक है, तो आई होप आपने उस वीडियो को अच्छे से देखा होगा और आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है आपको समझ में आया होगा। बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, अब एक बहुत छोटा सा पॉइंट है जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और जानबूझकर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जो है आपको कई बार देखने को मिल सकता है। हो सकता है आपके सीबीएसई एग्जाम में ना मिले, सीबीएसई जो है अभी 12th के एग्जाम में आपको ना मिले, लेकिन हो सकता है नीट या जेई के एग्जाम में आपको इस तरीके के क्वेश्चन जो है क्या हो जाए आपको देखने को मिले। किस तरीके के क्वेश्चन, देखो मैंने वहां पर फ्लक्स को बताया था, क्या होता है फ्लक्स, फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है ई ए, और जब डॉट प्रोडक्ट को चेंज करते हैं तो क्या आ जाता है कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था, ये होता है फ्लक्स का फॉर्मूला ई ए कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां पर मैंने आपको समझाया था कि थीटा जो होता है वो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर है। ठीक है, मैंने आपको समझाया था कि एरिया जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी नहीं होती है, एरिया इज द वेक्टर क्वांटिटी, और उसका एरिया वेक्टर कहां होता है, तो मैंने बताया था कि जिस एरिया की आप बात करो उसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो आपको एरिया वेक्टर जो है क्या होगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से पहला क्वेश्चन क्या, देखो जब आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे व्हेन सरफेस इज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब आपको क्वेश्चन ये पूछेगा if the surface is normal to the electric field then what is the value of theta in the electric flux। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले में जो थीटा आता है, इस थीटा की वैल्यू क्या होगी जब आपका सरफेस और जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, नॉर्मल हो। तो यहां पर एक वर्ड आया है देखो नॉर्मल, तो क्या करते हैं बच्चे जो है आंख बंद करके अरे नॉर्मल तो है, नॉर्मल का मतलब क्या होता है सर ने बताया था 90 डिग्री, नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री, और चार ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू 180 और थीटा इज इक्वल टू नन ऑफ द अबव। और बच्चे क्या करते हैं जल्दी जल्दी में या हड़बड़ी में या जोश में क्या करते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन है करके यह 90 लिख के आ जाते हैं, जबकि आंसर क्या है, गलत है। ठीक है, यहां पर सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक दूसरे के नॉर्मल है। तो देखो इस सरफेस का एरिया वेक्टर कहां होगा, इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर होगा, ये है इसका एरिया वेक्टर। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों क्या हो रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं, तो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो भैया उनके बीच का जो थीटा होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री होता है। ठीक है, तो आप भी कंफ्यूज नहीं होना, अगर आपको नॉर्मल पूछ दिया कि सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर नॉर्मल टू ईच अदर देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, तो आप 90 नहीं बोलोगे, आप वहां पर क्या बोलोगे 0 डिग्री। ठीक है, होश में रह के। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या बोल दिया, मान लो आपको कि व्हेन द सरफेस इज अलोंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे दूसरे केस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये सरफेस है, अब दोनों तो एक ही डायरेक्शन में, दोनों पैरेलल हैं, तो दो पैरेलल के बीच का एंगल कितना होता है, आप कर दोगे 0, जबकि वो आंसर भी फिर से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का है, तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर कहां होगा, इधर होगा ना, तो इस लाइन को पीछे खींचोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, तो जब अलोंग बोलेगा तो उल्टा 90 डिग्री, जब नॉर्मल बोलेगा तो आंसर विल बी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के क्वेश्चंस पे आपको ऐसे न्यूमेरिकल्स अभी हम लोग करेंगे। ठीक है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे चैप्टर 1 से, तो वहां पर ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे बेसिक पॉइंट्स जो है वहां पर आपको मिलेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये भी उठ रहा होगा या आपने कहीं पर पढ़ा होगा, अगर मेरा वीडियोस अगर आप ध्यान से फॉलो कर रहे होगे तो डेफिनेटली आपके अंदर में क्वेश्चन सोचने की कैपेबिलिटी जो अभी तक डेवलप हो गई होगी। ठीक है, और अगर टाइम पास के लिए देख रहे होगे तो फिर आपको तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अगर आपने मेरे सारे वीडियोस को ध्यान से देखा होगा और मैं किस टेक्निक से पढ़ाता हूँ और कैसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आपने उसको प्रॉपर फॉलो किया होगा तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि क्या सर कभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो देखो आंसर है यस, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव कब केस होता है, नेगेटिव कौन से केस में होता है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव कौन से केस में होता है, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, सो मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक क्यूबॉइड है। ठीक है, एक हमारे पास क्यूबॉइड है,
और ये जो क्यूबॉइड है 6 सरफेस से मिलकर बना हुआ है, सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3, सरफेस 4, फ्रंट वाला जो है सरफेस 5 है, बैक वाला क्या है सरफेस 6 है। ये 6 सरफेसेस से जो है मिलकर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कहीं दूर पर क्या है, कुछ इलेक्ट्रिक सोर्स रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक चार्ज का सोर्स, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इस तरीके से इसमें एंटर कर रही है, ठीक है। अब देखो सरफेस 1 यहाँ है, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, ऊपर होगा कि नहीं होगा, सरफेस का एरिया वेक्टर जो है कहाँ होगा, ऊपर होगा, ठीक है। तो इसका सर एरिया वेक्टर ऊपर होगा, और ये कहाँ है, ये कितना डिग्री बना रहा है, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा अच्छा इस सिचुएशन में जो है ऐसा है, देखो सॉरी, इस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से नहीं आ रही है, अगर इसकी वैल्यू को देखें इस हिसाब से अगर चलें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी ऊपर से आ रही है, ठीक है, यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। वैसे आप कहीं से भी कंसिडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको थीटा पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर साइड में ये लिखा हुआ है आंसर, तो बोलोगे कि सर आप दूसरा बता रहे हो, आंसर तो दूसरा लिखा हुआ है करके, तो इसीलिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर से नहीं आ रहा है, इसको छोड़ो, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है। तब आपको ये डेटा क्या मिलेंगे, सही मिलेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे आ रही है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर कहाँ है, ऊपर, यह है इसका एरिया वेक्टर। एक वेक्टर ऊपर जा रहा है, दूसरा वेक्टर नीचे आ रहा है, दो वेक्टर अगर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो एंगल कितना क्रिएट होता है, 180 डिग्री। तो सरफेस 1 ने कितना एंगल बनाया, 180 डिग्री एंगल जो है बनाया। अब सरफेस 2 कहाँ है, नीचे, तो सरफेस 2 का एरिया वेक्टर कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कहाँ जा रही, उसी डायरेक्शन में। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, जब एक डायरेक्शन में जाएंगे तो थीटा इज इक्वल टू 0। तो सेकंड सरफेस के लिए एंगल कितना हो गया, 0 हो गया। सरफेस नंबर 3 देखो, ये सरफेस नंबर 3 है, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, ये इसका एरिया वेक्टर है, तो इसका एरिया वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर, कितना एंगल बना, 90 डिग्री। तो सरफेस 3 का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। सरफेस 4 का भी इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रही है, तो दोनों के बीच का एंगल फिर से क्या होगा, 90 डिग्री, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं जो फ्रंट वाला है हमारा, जो सरफेस नंबर 5 है, ये फ्रंट है, इसका एरिया वेक्टर आप थोड़ा सा इमेजिन करो कहाँ आ रहा होगा, बाहर की तरफ आ रहा होगा, ठीक है, बाहर की तरफ आ रहा होगा, और ये इलेक्ट्रिक लाइन इधर जा रही है, ठीक है। तब भी इनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये पीछे वाला सरफेस जो है उसका एरिया वेक्टर पीछे की तरफ ऐसा जा रहा होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नीचे आ रही है, मतलब ये भी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। मतलब चार सरफेस में जो है थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। अब वो फ्लक्स वाले फॉर्मूले में देखो, फ्लक्स के फॉर्मूला क्या था, ई ए कॉस थीटा। अगर आप इन चारों सरफेस में कितना फ्लक्स है अगर कैलकुलेट करना चाहते हो, फ्लक्स इन सरफेस 1, फ्लक्स इन फ्लक्स इन सरफेस 3, फ्लक्स इन सरफेस 4, फ्लक्स इन सरफेस 5, फ्लक्स इन सरफेस 6, तो वहां पर आप थीटा की जगह कितना रखोगे, 90, और cos 90 कितना होता है, 0। तो इन चारों सरफेस के कारण जो फ्लक्स बनेगा वो कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि थीटा का एंगल, थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, और cos 90 कितना होता है, 0। तो इन चारों सरफेस से कोई भी लाइनें जो है लिंक नहीं हो रही, और वो क्लियरली भी दिख रहा है, प्रैक्टिकली भी आपको दिख रहा है कि सरफेस 4 से कोई लाइन लिंक नहीं हुई है, सरफेस 3 से कोई लाइन लिंक नहीं हुई है, सरफेस 5 से कोई लाइन लिंक नहीं हुई है, सरफेस 6 से कोई लाइन लिंक नहीं हुई है। सिर्फ दो ही जगह पर लाइनें लिंक हुई हैं, एक तो सरफेस नंबर 1 पर और सरफेस नंबर 2 पर। तो देखो जब आप cos के जगह थीटा के जगह 180 रखोगे तो cos 180 कितना होता है, -1, और cos 0 कितना होता है, +1। तो देखो अब यहाँ पर जब एक बार सरफेस 1 के लिए फ्लक्स का कैलकुलेशन करोगे तो फ्लक्स की वैल्यू किसमें आएगी, माइनस, और जब सरफेस 2 के लिए फ्लक्स का कैलकुलेशन करोगे तो फ्लक्स क्या आएगा, प्लस, ठीक है। तो एक चीज याद रखना कि जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं उस समय फ्लक्स को क्या लेना है, नेगेटिव, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में अगर जा रहे होंगे तो क्या लोगे उस समय फ्लक्स को, पॉजिटिव। ये अपने नोट में लिख लो, ठीक है, अपने कॉपी में याद रखना, ये छोटी छोटी चीजें ही आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आगे लाती हैं, ठीक है। या एक और चीज याद कर सकते हो कि अगर किसी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही है तो उस फ्लक्स को नेगेटिव माना जाता है, और जब किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही होती हैं तो उसके फ्लक्स को क्या माना जाता है, प्लस माना जाता है। ये ज्यादा आपके लिए अच्छा है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस पर एंटर कर रही हैं देन इट विल बी नेगेटिव, और अगर लीव कर रही बाहर जा रही है तो दैट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको फ्लक्स के बारे में। चलो अब जिस तरीके से दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगता है इसको बताने के लिए कुलॉम ने जो है क्या किया, हमको एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया, इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं उसके, ठीक है। उसी तरीके से
कोई चार्ज अगर कहीं पर रखा हुआ है और कितनी सरफेस से लिंक हो रहा है तो वो कितना फ्लक्स बनाएगा। मतलब एक सरफेस के अंदर में कुछ चार्ज रखे हुए हैं तो वो चार्जेस जो है कितने फ्लक्स बनाएंगे। तो फ्लक्स का कैलकुलेशन करने के लिए एक साइंटिस्ट सामने आए जिनका नाम है, शॉर्ट में हम लोग इनको बोलते हैं गॉस करके, ठीक है। और इन्होंने ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन करने के लिए हमको फॉर्मूला बताया। तो हमने फॉर्मूला क्या, एक लॉ बनाया, ठीक है। उस लॉ को हमने इन्हीं के ऑनर में क्या नाम रख दिया, गॉस लॉ जो है हमने रख दिया, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे है कि गॉस का, ये तो शॉर्ट नेम है, ठीक है, गॉस का पूरा नाम क्या है, आप कमेंट करके मेरे को बताना कि गॉस का पूरा नाम क्या है और ये कहाँ के रहने वाले थे, ठीक है। दो क्वेश्चन, गॉस का फुल नेम और ये कहाँ से बिलोंग करते थे, ये आप कमेंट करके डेफिनेटली बताओ, ठीक है, सबके सब। चलो अब आते हैं हम लोग गॉस लॉ पे, ठीक है। अब गॉस लॉ क्या बोलता है थोड़ा सा समझते हैं इसको हम लोग, देखो, सॉरी, हाँ, ठीक है। देखो ये क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनसाइड द क्लोज सरफेस, एक चीज यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो है क्लोज सरफेस, ठीक है। क्लोज सरफेस इज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है मैं आपको समझाता हूं। अगर आपके पास कोई क्लोज सरफेस है, अब क्लोज सरफेस सर्कल भी हो सकता है, स्फीयर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, क्यूबॉइड भी हो सकता है, थ्री डायमेंशनल कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि क्या हो, क्लोज हो, तो उसके अंदर में जो टोटल जो फ्लक्स होगा, ठीक है, मतलब देखो क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनसाइड द क्लोज सरफेस, किसी क्लोज सरफेस के अंदर में जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो कितना होता है, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो याद करो एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जब हम लोग कूलम्स का लॉ पढ़े थे, कूलम्स कांस्टेंट पढ़े थे, तो कूलम्स कांस्टेंट में मैंने आपको समझाया था कि परमिटिविटी क्या होती है, और जब नॉट लग जाता है तो ये परमिटिविटी किसकी हो जाती है, फ्री स्पेस की हो जाती है, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं, देखो अभी भी आपको 20% या 30% ही समझ में आया होगा। चलो मान लो हमारे पास क्या है, एक क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस मतलब थ्री डायमेंशनल, अब 2D की बात नहीं हो रही, 2D में बोलते हैं सर्कल, 3D में ये एक स्फीयर है, इसके अंदर में कुछ चार्जेस रखे हुए हैं, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्जेस 3 हैं, नेगेटिव चार्जेस 2 हैं, और पॉजिटिव चार्जेस 5 हैं और नेगेटिव चार्जेस 3 हैं। इस तरीके से ये रेंडमली इसके अंदर में जो है चार्जेस हमने भरे हुए हैं। अब हम पता करना चाहते हैं, क्योंकि नेगेटिव भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बना सकता है और पॉजिटिव भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बना सकता है, ठीक है। हमको पता करना है कि इस क्लोज सरफेस के अंदर टोटल कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है होगा। क्या पता करना है, समझ में आ गया। इस स्फीयर के अंदर में चार्जेस रखे हुए +3 +5 -2 और -3 कूलम के चार्जेस रखे हुए हैं। हमको पता करना है कि इस क्लोज सरफेस के अंदर जो टोटल फ्लक्स होगा वो फ्लक्स कितना होगा। तो अगर हम लोग गॉस की बात करें तो इसने बोला कि किसी क्लोज सरफेस के अंदर में जो फ्लक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल नेट चार्ज, ठीक है। यहां पर देखो इसने लिखा हुआ है टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस, टोटल चार्ज। अब टोटल चार्ज कितना होगा, तो याद करो चार्जेस के प्रॉपर्टी, एडिटिविटी प्रॉपर्टी, टोटल चार्ज निकालना है तो +3 और +5 कितने हो गए, +8, +8 में से 2 कम हो गया तो कितना बचा, +6, +6 में से अगर 3 चले गया तो कितना बचेगा, 3, तो यहाँ पर क्या आएगा 3Q। समझ में आया। तो आपको टोटल चार्ज यहां पर लेना है, और टोटल चार्ज का कैलकुलेशन आप कैसे करोगे, तो चार्जेस की एडिटिविटी प्रॉपर्टी से इन सब चार्जेस का एल्जेब्रिक सम लोगे। अगर यहाँ पर और भी कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव चार्ज हो जाते तब भी क्या करते, सबका नेट चार्ज जो है क्या करते आप कंसिडर करते, क्या करते, सबका नेट चार्ज जो है आप कंसिडर करते, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लक्स इनसाइड द क्लोज सरफेस इज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल नेट चार्ज प्रेजेंट इन द सरफेस, ठीक है। उसके बाद ये देखो उसी चीज को जहां पर मैंने आपको समझाया था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंट्री करती है तो उस समय फ्लक्स नेगेटिव होता है, और जब बाहर जाती है तो उस समय क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है।
यहाँ पर एक और नोट पॉइंट है कि गॉस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर क्लोज सरफेस। अगर आपने ऐसा सरफेस लिया और यहाँ पर अगर मान लो आपने पंचर कर दिया, ठीक है, तो उस समय अगर आप फ्लक्स का कैलकुलेशन करोगे विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ तो सही आंसर आपको नहीं मिलेगा। तो आप गॉस के लॉ को तभी यूज कर सकते हो जब आपका सरफेस क्या हो, क्लोज हो। और चार्ज के कैलकुलेशन में सिर्फ अंदर के चार्जेस का ही हमको क्या करना है, नेट चार्ज निकालना है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर बाहर में क्या है, +6 चार्ज और है, 6 कूलम का चार्जेस जो है और रखा हुआ है। तो जब आप नेट चार्ज का कैलकुलेशन करोगे तो इस बाहर के चार्ज को आप कंसिडर नहीं करोगे, ठीक है, सिर्फ अंदर के चार्जेस को कंसिडर करोगे। अब आप बोलोगे कि सर ये बाहर वाला +6 जो है ये भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहा होगा। तो आंसर है भैया सही है, तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहा है। और पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कैसे होती हैं, बाहर जाती हुई। तो यहां से तो देखो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो सरफेस से लिंक हो रही हैं, हो रही कि नहीं। तो हमको क्या करना चाहिए, इसके अंदर में टोटल फ्लक्स के कैलकुलेशन में इस चार्ज को भी हमको क्या करना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए। और अगर आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो बिल्कुल सही क्वेश्चन आ रहा है कि बाहर वाला 6 कूलम का जो चार्ज है वो भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहा है ना। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है और सरफेस से लिंक भी हो रही है। और मैंने आपको डेफिनेशन भी बताया है कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से लिंक होगी वही फ्लक्स है। तो जब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके सरफेस से लिंक हो रही हैं तो हम लोग बाहर के चार्जेस को क्यों ना गिने। तो देखो उसका आंसर ये है कि अगर ये 6 क्यू जो चार्ज है अगर इसमें 2 लाइनें भेज रहा है तो यहां से 2 लाइनें बाहर भी तो जाएगी ना, ठीक है, इसके अंदर में तो नहीं रुकेगी ये। तो देखो एंटर किया मतलब -2 नेगेटिव, बाहर गया मतलब +2। तो इसका फ्लक्स इसके फ्लक्स को क्या कर दिया, कैंसल कर दिया। एंट्री में -2 आया और जाते समय 2 ले गया, मतलब बाहर का चार्जेस का कोई इस पर इफेक्ट जो है नहीं हुआ। तो आप ये मत बोलना कि बाहर वाला जो चार्ज है उसका इंपैक्ट इस पर नहीं पड़ता है। मतलब किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर में बाहर के चार्ज का इफेक्ट पड़ता है लेकिन उसका नेट इफेक्ट जो होता है वो 0 हो जाता है। दैट्स वाई जब हम लोग इस फॉर्मूले में इस चार्ज का कैलकुलेशन करते हैं ना कूलम्स के, ये यहाँ पे जो नेट चार्ज लिखा हुआ है ना इसके कैलकुलेशन में बाहर के चार्ज की उसको कंसिडर जो है हम लोग नहीं करते। क्यों, क्योंकि जितना लाइन वो भेजेगा उतना ही लाइन वो बाहर भी ले जाएगा। तो नेट क्या हो गया, 0 हो गया। इसीलिए नेट चार्ज के कैलकुलेशन में सिर्फ स्फीयर के अंदर में या फिर क्लोज सरफेस के अंदर के चार्ज को ही कंसिडर किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर हमारे पास फ्लक्स का एक और फॉर्मूला मिल गया। एक फॉर्मूला तो हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया था कि phi e इज इक्वल टू ई एक cos थीटा होता है। और उसके बाद देखो इसको ये जो साइन जो बना हुआ है इस साइन को बोलते हैं साइक्लिक इंटीग्रल। क्या बोलते हैं, साइक्लिक इंटीग्रल। इसका मतलब क्या होता है, आप जिस पॉइंट से चार्जेस का कैलकुलेशन करना या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कैलकुलेशन करना स्टार्ट की हो खत्म भी आप उसी पॉइंट पर करोगे। तो इसका मीनिंग यही होता है, ठीक है। और ds क्या है बोलोगे तो ds जो है छोटा सा एरिया है और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो देखो यहाँ पर अगर एक चार्ज रखा हुआ है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा बनाएगा, ये बनाएगा, ये बनाएगा, ये बनाएगा। तो यहाँ पर ये जो एरिया है ना, जिस एरिया से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकला वो लिंक हुआ, इसी छोटे से एरिया को क्या बोलते हैं, ds, और इसको क्या बोलते हैं, E। तो इसी तरीके से यहाँ भी एक E होगा, यहाँ भी एक छोटा सा एरिया ds होगा, यहाँ भी E होगा, यहाँ भी एक छोटा सा ds होगा, यहाँ भी E होगा, यहाँ पर भी छोटा सा ds होगा। तो हमको सबको क्या करना है, ऐड करना है ना। और एडिशन का ही दूसरा नाम क्या होता है फिजिक्स में, इंटीग्रेशन कर दो। और वो भी कैसा इंटीग्रेशन, नॉर्मल इंटीग्रेशन नहीं, क्लोज इंटीग्रेशन। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कैलकुलेशन करना यहां से स्टार्ट किया तो आप ऐसे घूम के सारे लाइनों को खत्म भी यहीं पर करोगे। तो फ्लक्स के हमारे पास 3 फॉर्मूले हो गए, phi e इज इक्वल टू ई ए cos थीटा इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई ds। अब इसको आप जब चेंज करोगे तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो ना। अगर आपको कहीं पर मैं ऐसा बोल दिया कि क्लोज इंटीग्रल ई ds cos थीटा तो घबराना नहीं, ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट वेक्टर के फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म को अगर आप चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, ई ds cos थीटा हो जाएगा। और गॉस के रूल से q अपॉन में क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो ये सारे फॉर्मूले किसके हैं, फ्लक्स के ही हैं। जहां पर जैसा रिक्वायरमेंट होगा आप उस फॉर्मूले को क्या करोगे, वैसा ही यूज करोगे। अगर इन दोनों की रिक्वायरमेंट है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए तो इन दोनों को यूज करोगे, इन दोनों की रिक्वायरमेंट है तो इन दोनों को यूज करोगे, चाहे इसकी और इसकी रिक्वायरमेंट है तो आप उसको यूज करोगे, ठीक है। तो ये सब आपस में बराबर है, आपको जिन दोनों को लेना है कैलकुलेशन करने के लिए आप उन दोनों को जो है लेने के लिए फ्री हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्लक्स से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट्स जो कि आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग
ये जो अभी हमने गॉस का जो लॉ पढ़ा कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर में जो फ्लक्स होता है वो कितना होता है, 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज प्रेजेंट इन द क्लोज सरफेस, ये होता है। ठीक है, अब देखो आप इसको रटोगे भी नहीं, आपको रटने की भी जरूरत नहीं है। कैसे करोगे, टोटल फ्लक्स, यहां पर देखो टोटल फ्लक्स इनसाइड द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू, total flux inside the closed surface is equal to 1/ε0 times of total charge present in the closed surface। ये हो गया लॉ। ठीक है, कहा फालतू रटोगे इसको। ठीक है, तो रटेंगे नहीं हम लोग, चीजों को समझेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो फॉर्मूला जो आया ये हवे हवे में आ गया कि वाकई में इसके पीछे कुछ रीजन है, कि क्या गारंटी है कि ये जो आया है ये सही है या गलत है। ठीक है, तो उसके लिए देखते हैं हम लोग प्रूफ्स ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ का प्रूफ देखते हैं। तो देखो क्या दिया है, कंसीडर एन इमेजिनरी सरफेस इन द शेप ऑफ स्फीयर। आपको एक इमेजिनरी सरफेस आपको क्या करनी है, कंसीडर करनी है। ठीक है, और वो सरफेस कैसा होना चाहिए, स्फेरिकल सरफेस होना चाहिए। ठीक है, अब इतना तो आपको पता ही होगा कि स्फीयर और सर्कल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, सच दैट प्लस क्यू चार्ज लाइज एट द सेंटर। आपको एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस कंसिडर करना है, ये आपने इमेजिनरी एक स्फीयर कंसिडर किया और उसके सेंटर पर जो है क्या रखा हुआ है, एक प्लस क्यू कूलम का चार्ज जो है रखा हुआ है। लाइज एट द सेंटर, लेट्स इट रेडियस बी आर। और जो आपने जो अभी जो स्फीयर कंसिडर किया है उस स्फीयर का जो रेडियस है वो कितना है, आर है। ठीक है, ये अजम्पशन है। चलो अब वही चीज देखो यहाँ पर डिस्कस दिया हुआ है। ठीक है, ये जो है उसका ये एक इमेजिनरी स्फीयर है, ये इसका सेंटर है, इसके सेंटर पर प्लस क्यू कूलम का चार्ज रखा हुआ है और ये क्या है, रेडियस है। ठीक है, अब उसके बाद देखो, वी नो दैट सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है भैया, सरफेस एरिया 4πr² ही तो होता है। ठीक है, तो कितना हो गया, 4πr²। इलेक्ट्रिक field at any point on the surface of the sphere is given by। किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसको हम लोग किस फॉर्मूले से लिख सकते हैं, 1/4πε0 q अपॉन में r² लिख सकते हैं ना। ये तो ऑब्वियस सी बात है, हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, तो हम लोग डेफिनेटली क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब उसके बाद देखो, स्मॉल फ्लक्स लिंक्ड विद द स्मॉल एरिया ds। स्टार्टिंग से तो हमारा सिनारियो यही है कि हम लोग एक साथ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते, टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज का भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते, उसी तरीके से एक साथ हम लोग टोटल फ्लक्स का भी कैलकुलेशन जो है नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक बहुत छोटा सा एरिया मैं यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ। ये छोटा सा एरिया क्या है, ds। ये बहुत छोटा सा एरिया है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, मान लेते हैं उसकी इंटेंसिटी E है। तो सबसे पहले इस छोटे से एरिया पर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका कैलकुलेशन कर लेंगे। फिर टोटल का निकालने के लिए हमारे पास तो एक AK47 है ही, जिसका नाम क्या है, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो देखो वही काम हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो देखो, स्मॉल फ्लक्स लिंक्ड विद द स्मॉल एरिया ds। ठीक है, अब उसके बाद देखो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4πε0r², और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है ये। तो हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, EDS cos थीटा था, मैंने आपको बताया था। EDS भी लिख सकते हो या फिर EA cos थीटा भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर एरिया को हमने क्या किया है, DS कंसिडर किया है। तो हमारा जो फॉर्मूला था फाई इज इक्वल टू EA cos थीटा। छोटा फ्लक्स होने के कारण इस फाई का नाम क्या हो गया, डी फाई। डी फाई मतलब बहुत छोटा, इलेक्ट्रिक फील्ड E और एरिया A नहीं है, एरिया क्या है, ये तो टोटल एरिया था, हमको छोटा एरिया भी मिला हुआ है, तो DS और ये हो जाएगा cos थीटा। तो E की वैल्यू हमको इतनी पता है, DS अभी पता ही नहीं है हमको, cos थीटा के जगह जीरो कैसे आया ये देखो, ये इंटरेस्टिंग है। एक बार अगर आप इस चीज को समझ गए कि थीटा की वैल्यू कैसे जीरो हो गई, तो आगे कूलम्स बोलता है, गॉस के जितने डेरिवेशन हैं आप हंसते हंसते कर लोगे। ठीक है, अगर आपको चीजें समझ में आ जाएगी कोई। और मैं आपको गॉस लॉ के एप्लीकेशन को इतना इजी बना दूंगा कि आपको रात को 2 बजे भी कोई उठाकर अगर आपसे पूछेगा कि गॉस के लॉ के बेसिस पर डेरिवेशन करके बताओ, तो मैं गारंटी देता हूं आप बता दोगे उसको। ठीक है, इतना इजी है, बस ध्यान से देखते रहो। थीटा जीरो कैसे हुआ ये देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि थीटा जो होता है वो किसके किसके बीच का एंगल होता है, एरिया वेक्टर और इसके बीच का एंगल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये स्फीयर है, यहाँ पर चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। यहाँ पर हमने एक छोटा सा एरिया कंसिडर किया है कि नहीं, यहाँ पर। ठीक है,
अब ये छोटा सा एरिया वेक्टर इतना छोटा है कि इसको हम लोग एक ऐसा छोटा सा लाइन जो है कंसिडर कर सकते हैं, बहुत छोटा सा है, ठीक है। तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर कहाँ होगा भैया, इधर होगा, तो ये है एरिया वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कहाँ है, इधर ही है, तो इसका एरिया वेक्टर भी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इधर, दोनों पैरेलल, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 0। उसी तरीके से यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर भी दूसरा छोटा सा एरिया ds लोगे, तो इस एरिया का इस छोटे से एरिया का एरिया वेक्टर कहाँ होगा, इधर होगा। तो हर पॉइंट पर आपको E और ds के बीच का जो एंगल है वो कितना मिलेगा, 0 डिग्री जो है आपको मिलेगा। तो छोटा सा फ्लक्स हमारा कितना हो गया, cos 0 की वैल्यू जब हमने पुट की तो cos 0 हो जाता है 1, तो छोटा सा फ्लक्स हो गया E इंटू ds। अब हमको छोटा सा फ्लक्स तो नहीं करना है, हमको क्या करना है, टोटल फ्लक्स इनसाइड द स्फीयर ये कैलकुलेट करना है। क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड इंटीग्रेशन, तो जब इंटीग्रेशन करोगे तो d फाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा फाई और e ds का इंटीग्रेशन हमको करना है, और वो भी कैसा इंटीग्रेशन, साइक्लिक। और साइक्लिक मतलब क्या है, जिस पॉइंट से आपने एडिशन करना चालू किया है आपका फिनिशिंग भी वहीं पर होना चाहिए, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर पॉइंट पर सेम है कि नहीं, ई हर पॉइंट पर सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, ई बाहर आ गया, और ई की वैल्यू कितनी थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अंदर में क्या बच गया, क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीएस। अब डीएस क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे एरिया है, तो देखो ये स्फीयर था, ये डीएस 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 डीएस, जब सारे डीएस को आप ऐड करोगे तो ये अल्टीमेटली क्या बन रहा है, देखो डीएस 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 सब डीएस 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 को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, सरकमफेरेंस ऑफ स्फीयर बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या है, एन इमेजिनरी सरफेस सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट, अच्छा ये दूसरी चीज है, गॉसियन सरफेस बोल रहे हैं, ठीक है। तो उसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस सरकमफेरेंस का सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो सारे छोटे छोटे एरिया को, सारे छोटे छोटे एरिया को कंसिडर करोगे तो वो तो बड़ा एरिया बन जाएगा ना आपका, ठीक है। सारे छोटे छोटे एरिया को कंसिडर करोगे तो सरफेस एरिया बन जाएगा। अब सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हुआ, इस आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या बच गया, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्या बन गया, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और यही तो हमारा गॉस लॉ था। तो देखो हमने प्रूफ किया कि नहीं गॉस लॉ को, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक और चीज यहां पर आपको समझनी है, चूंकि बात आ गई है तो देख लेते हैं गॉसियन सरफेस क्या होता है, ठीक है। एन इमेजिनरी सरफेस सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इज सेम एंड द एंगल बिटवीन ई एंड ए इज सेम। एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस जिस सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है, सेम अगर होती है, और अगर थीटा की भी वैल्यू अगर हर जगह पर सेम होती है, ई भी सेम होना चाहिए, थीटा भी हर जगह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ऐसा जो सरफेस मिलता है ना, उस सरफेस को बोलते हैं गॉसियन सरफेस। सो गॉसियन सरफेस क्या है, गॉसियन सरफेस is an imaginary surface at every point on the surface at every point E and theta should be same। एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और थीटा दोनों कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ऐसे इमेजिनरी सरफेस को बोलते हैं गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस कोई रियल सरफेस नहीं होता है, इट्स एन जस्ट इमेजिनरी सरफेस। जैसे इस पे कैलकुलेशन में जो है हमने देखा था, इस कैलकुलेशन में जो है ये जो हमारे पास जो स्फीयर था ना, ये स्फीयर क्या है, इमेजिनरी है, और इसके हर एक पॉइंट पर ई और थीटा कैसे हैं, सेम है। इसका मतलब क्या है कि ये जो स्फीयर है ये क्या है, एक गॉसियन सरफेस, ठीक है। समझ में आया यहां तक आप, तो ये सरफेस क्या है, गॉसियन सरफेस है, ठीक है। तो अब से मैं जब भी वर्ड यूज करूंगा गॉसियन सरफेस, तो आप समझ जाना कि वो एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस होगा जिसके हर एक पॉइंट पर ई और थीटा क्या होंगे, सेम होंगे, उसको बोलेंगे हम लोग गॉसियन सरफेस, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ इसके लिमिटेशंस वगैरह भी हम लोग क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि इसके कुछ लिमिटेशंस हैं या नहीं है, ठीक है। चलो अच्छा, ये जो एक और चीज जो अभी समझ लो कि जैसे फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल ई ds cos थीटा, गॉस के रूल से
फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, और फाई का ही दूसरा नाम क्या होता है, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डी एस कॉस फाई। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, चैप्टर नंबर आई थिंक 8। ठीक है, 7 या 8 में ही है। ठीक है, तो वहां पर जो है हम लोग मैक्सवेल के 4 इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, मैक्सवेल जो है जिस तरीके से कुलॉम न्यूटन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे ना, उस तरीके से वेव के फील्ड में जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ोगे तो वेव्स के फील्ड में जो है ये भी एक बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, पूरा का पूरा वेव जो पोर्शन है वो मैक्सवेल के 4 इक्वेशन से कंट्रोल होता है। ठीक है, पूरी की पूरी वेव, आप जितना मोबाइल यूज करते हो, रेडियो यूज करते हो, टीवी यूज करते हो, सब वेव से ही तो चलता है ना। तो वो जो वेव्स जो है उसको जो है 4 इक्वेशन से कंट्रोल किया जाता है। उसमें से पहला इक्वेशन गॉस का लॉ है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना, जब मैं आपको वहां पर मैक्सवेल के 4 इक्वेशन पढ़ाऊंगा तो आप इस चीज को रिमेंबर करना कि सर ने चैप्टर नंबर 1 पे जब गॉस लॉ बताया था वहां पर बोला था कि गॉस लॉ जो होता है वो मैक्सवेल का क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन होता है। ठीक है, चलो अब इसका लिमिटेशन देखते हैं कि गॉस लॉ का जो है कुछ लिमिटेशंस हैं या नहीं है। तो देखो, गॉस लॉ इज ट्रू फॉर क्लोज सरफेस, मैंने आपको बता दिया कि क्लोज सरफेस के लिए ट्रू है। अगर आपने सरफेस को पंचर कर दिया तो वहां पर आप गॉस लॉ को यूज नहीं कर सकते। ऑल द चार्जेस इनसाइड कंसिडर्ड, क्लोज सरफेस के अंदर में जितने चार्ज होंगे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को कंसिडर करना है और बाहर के चार्जेस को कंसिडर नहीं करना है। देखो लिखा है चार्जेस आउटसाइड द सरफेस डज नॉट इफेक्ट फ्लक्स, वो फ्लक्स को इफेक्ट नहीं करते क्योंकि जितने अंदर आते हैं उतने ही बाहर चले जाते हैं, तो बैलेंस हो जाता है। ठीक है, थर्ड है चार्जेस आउटसाइड मेक द फ्लक्स बट नेट फ्लक्स इज ओनली ड्यू टू चार्ज इनसाइड इट। मैंने आपको समझाया था कि बाहर वाले जो चार्जेस होते हैं वो फ्लक्स बनाते हैं, लेकिन नेट फ्लक्स जो है सिर्फ अंदर के चार्जेस के कारण ही बनता है। यूज द गॉस थ्योरम विद द सिमेट्रिकल सरफेस टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। एक और इंपॉर्टेंट चीज आ गई भैया कि गॉस थ्योरम का यूज आप तभी कर सकते हो जब आपके पास क्या हो, सिमेट्रिकल सरफेस हो। सिमेट्रिकल का मतलब समझते हो ना, अगर किसी सरफेस के दो टुकड़े करते हैं अगर, तो दो टुकड़े एक दूसरे के ऊपर में क्या हो जाने चाहिए, ओवरलैप हो जाने चाहिए। जैसे घर में अगर रोटी बना है इस तरीके का, अगर आप उसको बीच से ऐसा काट दोगे तो दो पोर्शन बनेंगे और दोनों पोर्शन एक दूसरे के ऊपर में क्या हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे, मतलब एक दूसरे के जैसे ही हो जाएंगे। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल सरफेस बोलते हैं। ठीक है, चलो हाँ उसके बाद देखो क्या है कि गॉस थ्योरम डिपेंड्स अपॉन इनवर्स स्क्वायर लॉ। देखो भैया इसके फॉर्मूला में जो है, कहाँ गया इसके फॉर्मूले में जो है, कहाँ था हमारा फॉर्मूला, हाँ ये देखो, फाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर आया था। और ये क्या है, फाई जो होता है ये 1/r स्क्वायर के क्या है, प्रोपोर्शनल है। मतलब इनवर्स स्क्वायर लॉ को ये क्या करता है, फॉलो करता है। जिस तरीके से कूलॉम का रूल फॉलो करता है, न्यूटन का ग्रेविटेशनल वाला फॉर्मूला क्या करता है, फॉलो करता है, उसी तरीके से गॉस लॉ भी जो होता है वो भी क्या कर सकता क्या करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या करता है, ये फॉलो करता है। ठीक है, चलो अब जितना चीज अभी तक मैंने समझाई उन सब में एक तो गॉस का थ्योरम क्या था वो इंपॉर्टेंट था। उसके बाद सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज जो आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो है स्टेप्स फॉर एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। अभी हमको गॉस लॉ के एप्लीकेशन से बहुत सारे डेरिवेशन करने हैं। जैसे इससे पहले वीडियोस में हमने क्या किया था, सर्कुलर रिंग के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, इन्फिनिट लॉन्ग वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखा था, और वो डेरिवेशन क्या थे, कितने बड़े बड़े थे। उसी चीज को जब आप गॉस से सॉल्व करोगे ना, डेरिवेशन डिराइव करोगे ना, आपको यू सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको डेरिवेशन को समझना है, एग्जाम में अगर आपको बिना रटे आपको डेरिवेशन कर देना है किसी भी चीज का, अभी हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड सरफेस ही मिलेंगे, लेकिन आपको एग्जाम में कोई दूसरा सरफेस भी मिल जाता है, आप उसको इजिली टैकल कर सकते हो, यू कैन इजिली हैंडल इट एंड यू कैन इजिली सॉल्व इट। सो यू जस्ट नीड टू फोकस व्हाट आई वांट टू टीच यू, स्टेप्स फॉर एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। 4 स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स जब 2-3 बार पढ़ोगे 4 स्टेप्स आपको अपने आप याद हो जाएंगे। तो अगर आप एप्लीकेशन यूज करना चाहते हो गॉस का एप्लीकेशन में, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, कंसीडर और इमेजिनरी। ठीक है, ये और नहीं है, कंसीडर एन है। ठीक है, कंसीडर एन इमेजिनरी और अ गॉसियन सरफेस सच दैट ई एंड थीटा आर सिमेट्रिक, मतलब सेम।
मैंने ऊपर में समझाया था गॉसियन सरफेस क्या होता है, ऐसा इमेजिनरी सरफेस जिसमें ई और थीटा क्या हो, सेम हो। तो सबसे पहले आपको जब एप्लीकेशन यूज करोगे, एप्लीकेशन लगाओगे गॉस में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एक गॉसियन सरफेस जो है कंसिडर करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस कंसिडर करना पड़ेगा। फिर सेकेंड स्टेप है यहाँ पर कैलकुलेट क्लोज इंटीग्रल ईडीएस कॉस थीटा। इसके बाद आपको क्या करना है, क्लोज इंटीग्रल में ईडीएस कॉस थीटा की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। फिर तीसरा है कैलकुलेट द टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। ठीक है, गॉसियन सरफेस के अंदर में नेट चार्ज कितने हैं उसका कैलकुलेशन आपको करना है। देन फाइनल स्टेप अप्लाई गॉस फॉर्मूला। और ये जो गॉस का जो फॉर्मूला है, अब ये भी नहीं है, आप यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हो, आप यहाँ पर ई कॉस थीटा भी लिख सकते हो। तो जो जिन दोनों को आपको लेना है आप उसको लेके अप्लाई कर देना है, लेकिन अभी के डेरिवेशन में हम लोग इन दोनों को ही लेंगे। ठीक है, तो वापिस से पहला स्टेप में गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है, दूसरा स्टेप में आपको क्या करना है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ईडीएस कॉस थीटा की कैलकुलेशन करनी है, तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस ये कैलकुलेट करना है, चौथा आपको क्या करना है, अप्लाई कर देना है। ठीक है, समझ में आए ये चारों स्टेप? वेरी गुड। चलो अब चलते हैं हम लोग इसके बेसिस पर कुछ डेरिवेशंस वगैरह हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास गॉस के एप्लीकेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। याद करो जब मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के डेरिवेशन में मैंने आपको ये बताया था, F इज इक्वल टू क्यू यू और F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, और दोनों को कंपेयर करके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव किया था, याद है? अब उसी फॉर्मूले को हम लोग गॉस के एप्लीकेशन से क्या करेंगे, डिराइव करेंगे, और वो भी बहुत इजी, आप हंसते हंसते इसको सॉल्व कर लोगे। देखो P इज अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस R। एक हमारे पास क्या है, देखो सबसे पहले ये पॉइंट आएगा, देखो कंसिडर अ स्फीयर हैविंग सेंटर एट अ पार्टिकल लोकेशन इन दिस सरफेस एट एवरी पॉइंट इन थीटा सेम। आपको सबसे पहले क्या करना है, एक पॉइंट चार्ज आपको कंसिडर करना है, आपने एक पॉइंट चार्ज कंसिडर कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सबसे पहला काम क्या करना था भैया, गॉसियन सरफेस बनाना था। तो हमने क्या किया, एक आर रेडियस लिया और आर रेडियस का हमने क्या बना दिया, स्फीयर बना दिया। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट चार्ज लिए, पॉइंट चार्ज के चारों तरफ हमने क्या किया, स्मॉल आर रेडियस का जो है क्या बना दिया, एक स्फीयर बना दिया। और ये स्फीयर कैसा है, गॉसियन सरफेस है। ठीक है, इसके हर एक पॉइंट पर ई और थीटा क्या है, सेम है। तो उसी चीज को यहाँ पर बोला है कि कंसिडर अ स्फीयर हैविंग सेंटर, सेंटर पे क्या है, चार्ज रखा हुआ है और इसका रेडियस आर है, हमने स्फीयर जो है ड्रॉ कर दिया। P एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हमको क्या करना है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमको कैलकुलेशन करना है कि अगर चार्ज यहां पर है तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कितना होगा। सो पहला स्टेप क्या था, गॉसियन सरफेस। तो आप ऐसा लिखोगे, गॉस ये आपका पहला पॉइंट हो जाएगा, कंसीडर एंड गॉसियन सरफेस और कंसीडर अ स्फीयर having radius r around the charge plus q and p is the point where we have to find the electric field due to this point charge। ये हो जाएगा पहला। फिर दूसरा स्टेप मैंने आपको क्या बताया था कि कैलकुलेटिंग द ईडीएस कॉस थीटा। पहला स्टेप याद करो, गॉसियन सरफेस बनाना था, तो गॉसियन सरफेस बन गया। कौन से शेप में बना, तो स्फेरिकल शेप में बना। दूसरा स्टेप क्या है, ईडीएस कॉस थीटा की कैलकुलेशन करनी है आपको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर पॉइंट पर कांस्टेंट होता है, ये बाहर निकल गया। डीएस क्या है, बहुत छोटा सा एरिया है यहाँ का, ये वाला जो छोटा सा पॉइंट जो दिख रहा है वो क्या है, डीएस है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और डीएस ये है, तो डीएस का एरिया वेक्टर इधर ही होगा एस, तो ई और एस दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दैट्स व्हाई थीटा कितना हो गया, 0। ठीक है, ऊपर वाला केस याद करो, स्फीयर था, यहाँ पर एक पॉइंट था, इसका एरिया वेक्टर इधर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, तो दोनों के बीच का एंगल 0 और cos 0 1, तो हमको इंटीग्रेशन किसका करना पड़ेगा, डीएस का। और इसके सरफेस में जितने भी डीएस है, डीएस है, डीएस है, डीएस है, डीएस है, सबके डीएस को जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर मिलेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4 पाई आर स्क्वायर। सो ई डीएस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तीसरा स्टेप क्या था हमारे पास, टोटल नेट चार्ज का कैलकुलेशन करना। तो हमने तो पहले ही कंसीडर कर लिया है कि इसके अंदर में चार्ज कितना है, प्लस क्यू है, तो दोबारा हमको यहाँ पर कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज अगर बहुत सारे चार्जेस होते
तो वहां पर हमको नेट चार्ज कैलकुलेशन करना पड़ता दूसरे तरीके से, ठीक है। तो नेट चार्ज हमारे पास हो गया प्लस क्यू। फोर्थ स्टेप क्या होता है कि गॉस लॉ को क्या करो भैया, अप्लाई करो। तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ ईडीएस cos थीटा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हमारे पास था। ईडीएस cos थीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, ई इंटू 4πr²। और टोटल चार्ज कितना है क्यू के जगह पर, क्यू ही है, यहाँ पर जो है आप लिखोगे क्यू नेट। तो क्यू नेट कितना है, क्यू है एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन नॉट। अब हमको ई चाहिए था ना, तो सबको इधर भेज दो। अब देखो वही फॉर्मूला आया कि नहीं जो हमने सबसे पहले किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 क्यू अपॉन में r²। ठीक है, जब उस समय किए थे तो कूलम्स के फोर्स से किए थे, F इज इक्वल टू क्यू ई से किए थे, लेकिन यहाँ पर गॉस के रूल से देखो 3-4 लाइन में बन गया ये। समझ में आ गया आपको? तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 1/4πε0 क्यू अपॉन में r² जो है होता है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब इनफाइनाइट लॉन्ग वायर वाला जो पढ़े थे ना, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका डेरिवेशन जो है हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो देखो पहले कंसिडर क्या देख लेते हैं। कंसिडर अ लॉन्ग इनफाइनाइट कंडक्टर। एक हमने इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर जो है हमने क्या क्या कंसिडर किया, और उसकी चार्ज डेंसिटी जो है वो क्या है, लैम्डा है। अब याद करो 3 चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी, एक तो लैम्डा, एक तो रो और एक तो सिग्मा। ठीक है, तो जब लीनियर होता है तो हम लोग लैम्डा डेंसिटी यूज करते हैं। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी जो उस वायर में है वो कितना है, लैम्डा है। ठीक है, उसके बाद P एक पॉइंट है जहां पर हमको क्या करना है, P इज अ पॉइंट एट अ नॉर्मल डिस्टेंस r फ्रॉम द चार्ज कंडक्टर। अगर ये कंडक्टर है तो उस कंडक्टर से जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है क्या है, r डिस्टेंस पर जो है एक पॉइंट P है, जहां पर हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो गॉस लॉ का यूज किसके लिए होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन के लिए ही तो होता है। तो गॉस के अगर लॉ को अप्लाई करना है तो सबसे पहला स्टेप गॉस क्या बोलता है कि एक सरफेस कंसिडर करो, और वो सरफेस कैसा होना चाहिए, वो सरफेस ऐसा होना चाहिए कि हर एक पॉइंट पर ई और थीटा क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर अगर लेता हूँ और इस पर मान लो बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है, और यहाँ से कैपिटल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर इस पी पॉइंट पर हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। तो हमको क्या बनाना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस भी ऐसा होना चाहिए कि हर एक पॉइंट पर ई और थीटा क्या हो, सेम हो। तो आप एक बात बताओ, क्या स्फीयर बनाने से ये गॉसियन सरफेस का काम करेगा? आंसर है नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहां से लेके यहां तक का तो डिस्टेंस ठीक है, यहां से लेके यहां तक का भी डिस्टेंस ठीक है, लेकिन इस चार्ज के लिए इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, अलग होगा। इस चार्ज के लिए इस पॉइंट का डिस्टेंस अलग होगा, इस चार्ज के लिए इस पॉइंट का डिस्टेंस अलग होगा। और अगर डिस्टेंस अलग अलग हुए तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में क्या आता है, 1/4πε0 क्यू अपॉन में r²। ये कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर। अगर डिस्टेंसेस अगर अलग अलग हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अलग होगा तो फ्लक्स का फॉर्मूला E cos थीटा, E अलग होगा, तब तो हमारा गॉसियन सरफेस बनेगा ही नहीं। मतलब इनफाइनाइट लॉन्ग वायर में अगर हमको गॉसियन सरफेस बनाना है तो वो सरफेस स्फेरिकल सरफेस जो है नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अब आपको समझ में आ गया, क्योंकि हर एक चार्ज के लिए उस पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो क्या है, अलग अलग है। ठीक है, मतलब जिस पर हमको चाहिए वो डिस्टेंस क्या है, अलग अलग है, और अलग अलग होने के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा, अलग अलग जो है वो बनाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करें ऐसा कि जिससे हमको एक गॉसियन सरफेस मिल जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, रेक्टेंगल को करके देखते हैं कि क्या रेक्टेंगल से जो है गॉसियन सरफेस बन सकता है। तो करके देखते हैं क्या रेक्टेंगल से जो है गॉसियन सरफेस बनेगा। ठीक है, आप कोई भी चीज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन बस गॉसियन सरफेस होना चाहिए। अगर आप यहाँ से गॉसियन सरफेस बनाना चाहते हो, रेक्टेंगुलर सरफेस ऐसा, तो ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अलग, 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 अलग अलग तो हो गया, मतलब रेक्टेंगल भी नहीं होगा। तो ऐसे हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करते जाते हैं और हमको फिर एक ऐसा सरफेस मिल जाता है जो कि गॉसियन सरफेस का काम करता है। और वो कौन सा सरफेस है, देखो, कंसीडर अ गॉसियन सरफेस इन द शेप ऑफ कोएक्सियल सिलेंडर। हमने गॉसियन सरफेस बनाने के लिए एक ऐसा सरफेस चूज किया जो कि क्या है, कोएक्सियल है। क्या है, कोएक्सियल।
with radius r so that p is on the surface and e is normal to the curved surface। ठीक है, मतलब कोएक्सियल का मतलब समझते हो, जो लाइन है उसको हम लोग उस सिलेंडर का एक्सिस मानेंगे। अब आपने ये भी चीज पढ़ी होगी कि हर एक चीज का एक एक्सिस होता है, ठीक है, क्लास 11th में। तो हमने इस तरीके से क्या किया, एक जो है हमने सिलेंड्रिकल जो है गॉसियन सरफेस कंसिडर किया। अब आप बोलोगे कि क्या ये सिमेट्रिक है, तो बिल्कुल है। क्यों है, याद करो, मैं डिफरेंट सोर्सेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपको पढ़ा रहा था तो मैंने वहां पर आपको पढ़ाया था कि जो स्ट्रेट वायर जो होता है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होती है, जिस तरीके से कंघी होता है, कंघी के चारों तरफ इस तरीके से उसके जो है कॉम्स के जो बाल निकले हुए होते हैं और सब जगह बराबर निकले हुए होते हैं। तो उसी तरीके से इस एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो निकलेंगी वो हर जगह के लिए क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस सेम होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस सेम होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस सेम होगा, क्योंकि सब क्या है, स्फीयर है। तो जिस तरीके से कंघी के चारों तरफ बाल होते हैं उसी तरीके से ये जो एक्सिस है ये भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएगा और उन बालों को कवर करते हुए ही हमने क्या किया, उसके ऊपर में स्फीयर बना दिया। मतलब आप ये समझ लो कि आपके घर में क्या है, कंघी करने के लिए जो बाल वाला जो कंघी है गोल वाला, उसको आपने एक पेपर से लपेट दिया। ठीक है, तो जो सरफेस मिलेगा वो कौन सा सरफेस मिलेगा, आपको सिलेंड्रिकल सरफेस मिलेगा। तो हमने यहाँ पर गॉस सरफेस बनाने के लिए, गॉसियन सरफेस बनाने के लिए हमने सिलेंडर को जो है कंसिडर किया। अब चेक करते हैं कि क्या यहाँ पर सिमेट्री है। तो देखो, यहां से एक अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है और यहाँ पर पी पॉइंट है, तो पी पॉइंट यहाँ भी तो इस यहाँ इस पूरे एरिया में हमको चाहिए क्योंकि ये 3D है। तो यहाँ पर देखो ई यहाँ है और इसका डीएस यहाँ होगा, तो ई और डीएस क्या है, एक ही डायरेक्शन में, तो थीटा कितना हो गया, 0। ठीक है, आप यहाँ पर देख लो, यहाँ पर भी आपको थीटा 0 मिलेगा, आप यहाँ देख लो यहाँ पर भी 0 मिलेगा, आप यहाँ देख लो यहाँ पर भी आपको मिलेगा, आप यहाँ देख लो यहाँ पर भी मिलेगा। तो ये 3 डायमेंशनल है, चारों तरफ जो है क्या होंगे, इसके जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है बनेंगी। और जिस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टकराएंगी, जैसे इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ टकराएगा, अब इधर तो नहीं जाएगा, ये जाएगा नहीं जाएगा ना, तो ये यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहां से भी सरफेस से टकराएगा वो डिस्टेंस सेम रहेगा। इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर यहाँ टकरा रहा है तो ये डिस्टेंस भी सेम होगा, इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर यहाँ टकरा रहा है तो ये डिस्टेंस सेम होगा। तो सबका डिस्टेंस भी सेम है और सब जगह थीटा भी सेम है, मतलब अल्टीमेटली ये सिलेंड्रिकल सरफेस ही हमारा क्या हो गया, गॉसियन सरफेस होगी। ठीक है, अब इस गॉसियन सरफेस में जो है एक सिमेट्री नहीं मिलेगी आपको, क्यों, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान लो यहां से एक लाइन ऐसे जा रही है तो ये तो गलत हो गया भाई, ये डिस्टेंस तो अलग हो गया और ये डिस्टेंस अलग हो गई। तो हमने सिमेट्री बनाने के लिए क्या किया, इसको 3 सरफेस में डिवाइड कर दिया, एक ऊपर वाला ढक्कन सरफेस 1, एक नीचे वाला ढक्कन सरफेस 2 और एक ये बीच वाला जो है होलो सिलेंड्रिकल जिसका नाम है सरफेस 3। तो जब हमको सिमेट्रिक एक सरफेस से नहीं मिलती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको टुकड़े कर देते हैं। ठीक है, तो एक सरफेस ये हो गया, क्योंकि इस सरफेस में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल जो है 0 डिग्री नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर जा रही है, देखो इस सरफेस का एरिया वेक्टर ऊपर है, देखो ये एंगल कितना है, 90 है, यहाँ कितना है, 0 है। उसी तरीके से यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ जाएगी और इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर होगा, तो ये कितना एंगल होगा, 90 होगा। तो हर एक पॉइंट पर हमको क्या मिलेगी, अब इस लाइन का एरिया वेक्टर मैं नहीं ले रहा हूं ना, आप ये मत बोलना कि सर इस लाइन का एरिया वेक्टर नीचे कैसे चले गया, मैं इस नीचे वाला जो सर्कुलर जो शेप है ना उसका एरिया वेक्टर की बात कर रहा हूँ, मतलब इस सरफेस का एरिया वेक्टर नीचे है। ठीक है, उसी तरीके से इस ऊपर वाले सरफेस का एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर। तो यहाँ थीटा 90 है, यहाँ थीटा 90 है, लेकिन यहाँ थीटा 0 है, तो कोई दिक्कत नहीं, एक सिमेट्री यहाँ बन रही है, एक सिमेट्री यहाँ बन रही है, एक सिमेट्री यहाँ बन रही है। तो गॉस ने बोला था कि जब आप गॉसियन सरफेस बनाने जाओ और जब एक ही सरफेस से सिमेट्री नहीं मिलती है तो आप उसको कई सारे सिमेट्रिक में जो है तोड़ सकते हो। जैसे क्यूब के केस में, क्यूबॉइड के केस में जो है हमको एक सरफेस जो है सिमेट्रिकल नहीं मिलता, तो हम लोग उसके 6 सरफेस के टुकड़े कर देते हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर हमने सिलेंडर के जो है 3 टुकड़े जो है कर दिए। पहला स्टेप हो गया, गॉसियन सरफेस बन गया। दूसरा स्टेप क्या था, ईडीएस कॉस थीटा का कैलकुलेशन, लेकिन यहाँ पर 3 अलग अलग सरफेस तो 3 अलग अलग फ्लक्स। तो देखो ईडीएस कॉस थीटा 1, ईडीएस कॉस थीटा 2, ईडीएस कॉस थीटा 3, मतलब सरफेस 1 के लिए, सरफेस 2 के लिए, सरफेस 3 के लिए।
तो सरफेस 1 में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इधर जा रही हैं, क्योंकि ब्रश से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, ऊपर की तरफ थोड़ी जाती है। आप ब्रश देखो ना, ब्रश जो होता है आपके घरों में कंघी वाला जो ब्रश होगा इस तरीके से होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऐसे ऐसे बिखरी होती हैं चारों तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ये है इसका एरिया वेक्टर, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। उसी तरीके से सरफेस 2 का भी एंगल कितना, 90 डिग्री। ये दोनों 90 हो गए, और तीसरा सरफेस का थीटा कितना हो गया, 0। तो cos 90 0, cos 90 0। अब बचा कौन हमारे पास, सिर्फ सरफेस 3 के कारण बचा, ठीक है। तो अब उसमें भी E कांस्टेंट है, तो E कांस्टेंट हो गया, बाहर क्या बच गया, अंदर क्या बच गया, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds। अब जब आप सिलेंडर के सारे डीएसओ को जो है आप कंसीडर करोगे, ds 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 ds, तो अल्टीमेटली आपको क्या देगा, सरफेस एरिया ही तो देगा। और क्या देगा, टोटल सरफेस एरिया देगा कि कर्व सरफेस एरिया देगा, तो आंसर है कर्व सरफेस एरिया देगा। क्यों, क्योंकि आपने ऊपर का ढक्कन और नीचे के ढक्कन को तो अलग कर दिया ना, तो टोटल कहाँ, वो तो कर्व सरफेस एरिया हो गया। अगर इन दोनों को कंसीडर करते तब टोटल सरफेस एरिया कहलाता। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, कर्व सरफेस एरिया। और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर एच। एच क्या है, तो एच है इसकी हाइट, इस सिलेंडर की जो हाइट है वो है एच। तो हमको दूसरा वैल्यू मिल गया। तीसरा स्टेप हमारे पास क्या था, नेट चार्ज का कैलकुलेशन करना। तीसरा स्टेप क्या था, नेट चार्ज का कैलकुलेशन करना। तो देखो नेट चार्ज का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो हमने जो सिलेंडर जो बनाया है वो कितने हाइट का है, एच हाइट का, और हमको सिर्फ सरफेस के अंदर के चार्ज से मतलब होता है। ये वायर कितना भी बड़ा हो कितना भी नीचे हो उससे मतलब नहीं है, हमारा सिलेंडर जितना बड़ा बना है उसके अंदर में कितना चार्ज है। तो देखो अगर हम लोग क्यू का कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो हमने ऊपर में कंसिडर किया था लैम्डा। लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, और कितने हाइट पर हमको चाहिए, एच हाइट पर। तो एक यूनिट हाइट पर चार्ज है लैम्डा, तो एच हाइट पर चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू एच हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो टोटल चार्ज सिलेंडर के अंदर में कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू एच। उसके बाद चौथा स्टेप हमारे पास क्या था कि गॉस फॉर्मूला को अप्लाई करो, ईडीएस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ईडीएस कॉस थीटा की वैल्यू आपने पहले ही कंसीडर कर ली है, ई इंटू 2 पाई आर एच। क्यू के जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, एच लैम्डा, एच एच कैंसिल हो गया, तो ई इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब इसके बाद जो है हमको जो नेक्स्ट पढ़ना है वो है इनफाइनाइट लॉन्ग शीट के कारण पढ़ना है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है कवर करेंगे। तो अभी आप मेरे को कमेंट करके इस वीडियो में ये बताना कि आपको गॉस का लॉ समझ में आया कि नहीं, क्योंकि कूलम्स के बेसिस पर आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आपको अगर डेरिवेशन पूछा तो कूलम्स के बेसिस पर ही पूछेगा, और स्पेशली कूलम्स का प्रूफ पूछेगा। और एक और फेमस क्वेश्चन है, सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन, बोलता है कि गॉस के लॉ को यूज करो और कूलम्स का लॉ डिराइव करो। मतलब सोचो, पहले कूलम ने आया था और कूलम ने हेल्प किया था, कूलम ने पहले फोर्स का फॉर्मूला बताया ना, उसी के बेसिस पर तो गॉस ने लॉ बनाया ना। अब ये बोलता है कि गॉस लॉ को यूज करो और कूलम्स का फॉर्मूला बनाओ। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप मेरे को कमेंट करके ये बताना कि इसमें आपको गॉस लॉ समझ में आया कि नहीं, क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आया गॉस लॉ तो मेरे पढ़ाने का, आगे के टॉपिक्स को पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो आपको समझ में आया कि नहीं आया कमेंट करके बताना। अगर नहीं आया होगा तो मैं आपके लिए दूसरा धीरे धीरे इजी लैंग्वेज में आपके लिए गॉस पर एक और फॉर्मूला बना दूंगा, क्योंकि गॉस का जो लॉ है वो मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन भी है। तो ये मत समझना कि गॉस जो सिर्फ फर्स्ट चैप्टर में काम आएगा उसके बाद खत्म, जब वेव पढ़ोगे तो वहां पर गॉस फिर से आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको कैसा लगा डेफिनेटली बताना, ठीक है। बाय बाय।